वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। दिस इज अ मेंस इन 300 सीरीज और आज हम बात करेंगे सोसाइटी में। और आज जिस टॉपिक के वेरियस एस्पेक्ट्स पे हम बात करने वाले हैं सोसाइटी पे, एंड दैट इज ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हेन वी आर सेइंग ग्लोबलाइजेशन, बड़ा ही अच्छा टर्म है, सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। एंड व्हाट वी कॉल एज द मिलेनियल्स, they are very much into this, and they are the actually product of this globalization. क्योंकि the lifestyle, the way of life, the change in the patterns of the social structure जो generate होता है या जो आता है after this whole globalization, that's good. And we have to, like what we are going to study here today, we are going to study about various aspects of globalization. अब globalization in general जब आप economy में देखोगे तो you will come up with certain economic aspects of globalization. But here when we are talking about society, तो इसका social impact भी है, इसका cultural impact भी है और इसका economic impact भी है. अब impact could be positive, it could be negative. And whenever questions like this are coming in mains, and mostly कई बार ऐसे में ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि सर ग्लोबलाइजेशन पे ही कुछ आ गया है और हम ज़्यादा जो है कंटेंट नहीं है हमारे पास ऐसे के पेपर में, और कई बार हम फंस जाते हैं कि पता तो है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यूपीएससी के अंदर जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो है ईजीएस्ट चीज़ों को डिफाइन करना। ग्लोबलाइजेशन ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ओपन मार्केट की बात कर लोगे, एक्सचेंज ऑफ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करोगे, इंक्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर लोगे, लेकिन what is the deep rooted impact of globalization on India as a whole? Not just economy, but on society, on culture, on food, on clothing, on language, everything. So this is what we are going to do today, is we are going to understand the various aspects of this globalization. Now we start with this, the impact of globalization on Indian economy. तो पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। 1991 से पहले जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी की कंडीशन थी, इट वाज क्लोज्ड इकोनॉमी, लाइसेंस राज था, बहुत सी चीज़ें जो है हमें एक्सेसिबल नहीं थी। और जब भी कोई बाहर जाता था उस दौर में और बाहर से कोई चीज़ें लेके आता था तो दैट वाज समथिंग वेरी मच treated well. That was the way of giving respect, and it was considered as precious कि बाहर से कोई चीज़ आई है, imported है, क्योंकि तब import कराना अपने आप में जो है it was a big deal. It was a big deal. Now what happened that जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ या जब ग्लोबलाइजेशन को हमने अलाउ किया अपनी इकोनॉमी के अंदर इन द 90s, तब एक चेंज आता है। तब चेंज ये आता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अब वो चीज़ें आने लगी। स्टार्ट वहीं से होगा। देखो स्लोली, वी इवन आई हैव डिजाइन दिस टुडेज होल लेक्चर इन सच अ मैनर कि आपको स्टेज बाय स्टेज जो है वो चेंज दिखे। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमी, बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू नो define this. So it refers to the process of deepening economic integration and increasing economic openness. Now this is a very important term, deepening economic integration. When we are saying deepening economic integration, इसका मतलब ये है कि अब globalization या अब जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर लिया है, अब जब हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है बाहर की चीज़ों को और हमने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है, बेसिकली ओपन अप करने का मतलब दैट वी हैव इंटीग्रेटेड आवर इकोनॉमी, देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी डीप, दैट इज गोइंग टू बी अ डीप economic impact over this, and increasing economic openness, growing economic interdependence between countries in the world economy. So जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, उसी के बाद हम देखते हैं 90s में जब इंडिया अपनी इकोनॉमी ओपन अप करता है, देन लेटर ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द गैट गॉट कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर वाज एन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द वर्ल्ड, एंड द आउटकम ऑफ दैट roughly 3 decades later
2.5 decade later, is now the countries are interdependent. Now the countries are interdependent. हम अब बहुत सी चीजों में जो है दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट हैं, और यही कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती है. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी एक चीज में अच्छा कर सकते हैं और दूसरी चीज को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इट्स बेटर यू शुड produce that. Like country A is good in producing wheat and country B is good in producing rice. So country A को क्या करना चाहिए कि राइस का प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, वो बी से इंपोर्ट कर लेना चाहिए. बी को क्या करना चाहिए, व्हीट का प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, अपना राइस कल्टीवेट करना चाहिए और ए से. सो दिस इज हाउ एंड स्लोली द आउटकम ऑफ दिस इज दैट द वर्ल्ड इज बिकम मोर एंड मोर, the countries have become more and more interdependent, and it is associated with globalization in India, and it is the integrating, we are integrating ourselves, and not just economy. हम आगे और एस्पेक्ट की बात करेंगे. हम बहुत ज़्यादा अब जो है आउटसोर्सिंग होने लगी है चीज़ों की. हम बहुत सी कंट्रीज़ की, जैसे अभी तो उतना बूम नहीं है, लेकिन एक दौर वो था जब बीपीओज और केपीओज जो हैं वो बहुत ज़्यादा देवर बूमिंग. और उस सिचुएशन में क्या होता था कि वो दे यूज्ड टू वर्क, पीपल यूज्ड टू वर्क, इवन इट हैपेंस नाउ आल्सो दैट पीपल आर वर्किंग ओवरनाइट, एंड वो अमेरिका के टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं, वहाँ का एक्सेंट सीख रहे हैं. बेसिकली वहाँ का जो कंज्यूमर कहना चाहिए कि कंज्यूमर सर्विस है, उस पर काम करते हैं मोस्टली. सो ये होता था और इसका इम्पैक्ट दिखने लगा. So this is economic development. But when we talk about globalization as a boon, so how it has helped in our country? So see, the growth rate of GDP was 5.6% during 1980 to 1990, and the last decade. In the first 7-8 years of globalization, we saw that there is an increase of almost 7%. So ये immediate देखा, और हमने देखा कि 2010 आते आते मतलब from here, and when by the time we reached 2008, 9, 10, we saw 2-digit growth. I mentioned here, but yes, from 2001 to the next decade, we saw कि हमारी जो economic growth थी वो 10% पे थी. और despite the fact that in the last years of the decade, the first decade, there was economic crisis, subprime crisis in America, Europe के banks, American banks collapse कर रहे थे, and despite of that, the way our economy has reflected the results of globalization, हम double digit growth में थे. Now, this does not mean, ध्यान रखिएगा, दिस डज नॉट मीन कि हमारी डबल डिजिट ग्रोथ या जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी वजह सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं, और भी फैक्टर्स हैं. लेकिन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जब है, और it's not just that India is dependent on other countries, it also means that other countries are also dependent on us. So there is an interdependence. Then obviously जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, और उस पॉइंट पे क्या होगा, जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा. और इकोनॉमी के अंदर किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमेशा से टेक्निकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना गया है, एंड इट शोज दैट हाउ वेल योर करेंसी इज परफॉर्मिंग एंड हाउ मच, एंड एवरीवन नीड्स फॉरेन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो हमारा रिजर्व जो है वो इट हैज इंक्रीज्ड. एफडीआई, अब ये तो खैर सारी कहानी इसी की है. ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एफडीआई की, एंड एफडीआई इज इट हैज सीन अ कांस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड. मार्केट कैपिटल 1.6 ट्रिलियन, अब ये करीब जो है बढ़ के 2 ट्रिलियन के आसपास है. इट्स ओल्ड फिगर, एंड रफली दैट इज 2.5% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. और अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है. बट just if even in that we talk about market capital, it is around 2 trillion now. Now there is an international market for companies, and for consumers there is a wider range of product to choose from, and this is very true. अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी होते और गॉड फॉरबिड मतलब ये पैंडेमिक जैसी सिचुएशन कहीं ऐसे दौर में होती जहां हम क्लोज्ड इकोनॉमी होते, तो हम शायद इस वक्त ये ऑनलाइन और ये सारी चीज़ों की बात भी नहीं कर रहे होते, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट मेड इन इंडिया. These things are not made in India. We are very much dependent on the East.
चाइना, सिर्फ चाइना नहीं, चाइना है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, हांगकांग है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सप्लाई के लिए. सो दिस इज देयर. एंड अब क्या हो गया, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया तो पहले आपके पास लिमिटेड ऑप्शन था. पता नहीं किसी को याद हो नहीं हो, बट फ्रॉम I still remember the first television which I had, my family had was, वो उसको जो रिमोट कंट्रोल बहुत दूर की बात थी, वो ऐसे नॉब वाले मोड होते थे, उससे चैनल चेंज होते थे. एंड फ्रॉम देयर टुडे वी आर हैविंग वॉइस कंट्रोल ओवर रिमोट. तो ये जो एक रेंज ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा, ये एक प्रोडक्ट में नहीं है, सब तरफ आया. वायरलेस माइक आ गए, हम बात कर रहे हैं, दिस इज अगेन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है सर. वायर अब ये अभी द माइक विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, इट्स पार्शियली वायरलेस, यहाँ से यहाँ तक वायर है. अब फिर और डेवलपमेंट हो गया, फिर और. तो ये जो एक वाइडर रेंज इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, सारी चीजों में आया, कपड़ों में आया, खाने में आया. Now, as a consumer, now let us talk from economic perspective because we are talking about the economic aspect of globalization. In that, as a consumer, I can say that हमारे पास अब एक wider range of choice है, और ये possible नहीं होता अगर globalization नहीं होता, which is I can say outrightly, and I can very much support this कि अगर globalization नहीं होता तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त, ये एक wider range of product to choose, this one, ये पॉसिबल नहीं था. देन ग्रेटर एंड फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंट्रीज. अब ये भी होने लगा. जब सिर्फ ट्रेड थोड़ी होगा, अगर आप एंशिएंट टाइम पे देखो, जब इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन सिविलाइजेशंस चल रहा था, तो सिर्फ क्या चीजों का एक्सचेंज हो रहा था, नहीं, देयर वाज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज आल्सो. दिस यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल इंटरेक्शन. तो इसको अगर सम अप कर सकते हैं तो वी कैन से, एंड इवन द नेक्स्ट पॉइंट, द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ दैट विल टॉक अबाउट दैट लेटर. लेकिन अगर हम इन चीजों को कंबाइन करें तो सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा है, खाने में दिख रहा है. एंड उसकी वजह से जो इकोनॉमिक, अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम वड़ा पाव to a Big Mac. The Big Mac, what they call, I don't know that exact, क्या आलू टिक्की Big Mac, something like that. अब ये जो एक कल्चरल इंटरेक्शन हुआ ना, where burger is meeting वड़ा पाव, and you have options of both, especially जो महाराष्ट्र में है, अब तो खैर हर चीज हर जगह मिल रही है. और कल्चरल इंटरेक्शन या कल्चरल फ्यूजन की बात करें, एंड टर्निंग दैट इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई थिंक जितना नूडल्स का इंडियनाइजेशन हुआ होगा, शायद ही किसी कंट्री ने नूडल्स को उस तरीके से अपने रंग में जो है कर लिया होगा जितना हमने किया. उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी. जब कल्चरल डाइवर्जन आता है, या जब ग्रेटर कल्चरल, या जो अगर हम कहें कि कल्चरल बैरियर्स जब टूटने लगते हैं, तो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है. अब हमने देखा, अब तो और ज्यादा, मींस दिस आर वेरी मच आइडियल सिचुएशन, बट ओवरऑल यू विल सी दैट देयर इज अ ग्रेटर कल्चरल फ्यूजन एंड अ ग्रेटर कल्चरल इंटरैक्शन, अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट, अल्टीमेटली लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, जब से YouTube जो है उसने दुनिया को आपके फोन की स्क्रीन पे ला दिया है, तो अब हमें मतलब उन चीजों के बारे में पता चल रहा है जो शायद ईस्टर्न यूरोप में या अफ्रीका में या अमेरिका में या सदर्न अमेरिका में, they are the part of their culture, those herbs, those foods, those things. Now Indians have started using that. तो cultural activity क्या हो रही है, diverse हो रही है, जिसकी वजह से economic activity बढ़ रही है. Now technological development has resulted in a reverse brain drain in the developing countries. और ये globalization का impact सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है. This is very much generic in nature. ये आपको हर उस मुल्क में दिखेगा जहाँ development is in the process, मतलब हम उनको, जिनको हम developing countries कहते हैं, ये चीज आपको वहां डेफिनेटली दिखेगी. रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है. अब हमारे लोग जो है वो बाहर जाना, मतलब अब भी पीपल आर गोइंग आउट टू अर्न, ऐसा नहीं है, लेकिन नाउ बिकॉज
एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में तो हम कह ही सकते हैं। तो यहाँ पे इन शहरों से जो एक ड्रेन आउट हो रहा था, ब्रेन ड्रेन हो रहा था, वो रिवर्स होने लगा है। और ये सारी डेवलपिंग कंट्री में जो है वो इसका इम्पैक्ट हमें दिखता है। नाउ क्या सर ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अच्छा है? नहीं, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अच्छा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज समथिंग वेयर इट हैज प्रूवन टू बी कर्स ऑल्सो। अब इंडिया में क्या हो गया, जैसे अगर हम फूडिंग की बात करते हैं, जिंदगी में एक आध बार तो सभी ने कह ही दिया होगा छोटू नूडल्स लगाना, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सी, चाइल्ड लेबर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, कह ही दिया ना। अब क्या हो गया भाई, चाइना की चीज जो है, चाइना का फूड जो है, या बर्गर जो है, या पिज्जा जो है, जो इन जनरल अवेलेबल होता है स्ट्रीट साइड फूड्स में, दैट इज समथिंग वेयर हमें उनके पास ज्यादा अब ये चीज कल्चरल डाइवर्जन है फूडिंग में, क्यूजिंग में जिसे हम कहते हैं, और दे डोंट हैव मच मार्जिन, क्योंकि वो क्या मतलब 40 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए आज के टाइम पे 70-80 रुपए में बेच रहे हैं। मोमोज हैव बिकम पार्ट ऑफ कल्चर स्लोली इन द अर्बन लाइफ। अब ये चीजें जो है ये कैसे व्हाट टू से, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो उसी तरीके से सर्व करें या उसी तरीके से उसे सेल आउट करें, क्योंकि उनको अब जरूरत तो है वर्कर्स की। इसकी वजह से क्या हो गया है, चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है छोटे छोटे गुमटियों पे। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। चाइल्ड लेबर इंडिया में इतना ज्यादा नहीं था इससे पहले जितना पिछले 20-25 सालों में हमने देखा। एंड देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स टू दिस, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हर कोई ग्लोबलाइजेशन को जो है इनकैश करने में लगा हुआ है, उसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है उसे इनकैश करने में लगा हुआ है। एंड इन दैट एंड इंडिया लैग्स स्किल्ड मैन पावर। अब वो छोटे बच्चों को या जो अंडर एज हैं, लेस देन 18, मोस्टली दे आर 12, 13, 14, उनको कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स कि दे हैव टू पे देम लेस, और वो उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी रख लेते हैं। सो दिस इज द रीजन दे आर मोर जो ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द great impact of globalization. I'm talking about the problem which it is causing at the grassroots level. ये बढ़ा है प्रॉब्लम। उसके बाद हर कोई कमा रहा है, हर कोई जो है उस चीज को इनकैश कर रहा है, और ऐसे में फिर ये लगता है गांव में खास तौर पे क्या होता है, वो देयर इज अ माइग्रेशन को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। माइग्रेशन होता है, उनके पास एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है नहीं, उनके पेरेंट्स कह लो, बच्चों के पेरेंट्स जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ मदर इज़ वर्किंग एज अ हाउस हेल्प, फादर जो है कहीं डेली वेज पे काम करने जा रहे हैं। एंड व्हेन दे आर लिविंग इन सिटीज, अर्बनाइजेशन इज अ आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन ना। तो क्या होता है, वो वहाँ पे पॉवर्टी तो है ही, उनका मुकद्दर सा बन गया है एक तरीके से देखें तो, और सिक्योरिटी नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, माँ बाप खुद काम करने जा रहे हैं, बच्चों को वो कहाँ जो है घर पे केयर करने के लिए कोई नहीं, वो उन्हें भी कहीं काम पे लगा देते हैं। क्यों? पॉवर्टी है, तो उनको लगता है देयर इज वन मोर अर्निंग हैंड और टू मोर अर्निंग हैंड्स, एंड दिस बिकम द मेन कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन नेग्लेक्टेड बाय द, अब इसका एक और हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में देखेंगे, या अगर आप पहला ही 5 ईयर प्लान देखो तो वहाँ हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस किया। हम कहते तो रहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वी हैव टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, हमें फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, एंड वी टॉक अबाउट बिग थिंग्स, बट द रियलिटी इज दैट आर our agriculture is heavily neglected. Our agriculture is heavily neglected because of this globalization, and especially ये हमें दिखता है पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड में, और ग्रेजुअली हमने ये भी देखा कि ये 14 to 17% के बीच होवर करता रहता है, शेयर अराउंड 14 to 17% के बीच है, और ये ग्रेजुअली ये पिछले कई सालों से इसी रेंज में है,
14, 17, 18, 15, 16 इतना रहता है. नाउ एंड ग्रेजुअली हम क्या देख रहे हैं, और इसका शेयर कहां से कम हो रहा है, इसका शेयर को कौन ले रहा है? सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर अगेन एन आउटकम ऑफ द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जॉब एंड सोशल इनसिक्योरिटी. पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड जॉब्स along with social as well as जॉब सिक्योरिटी. हाँ, मतलब पब्लिक सेक्टर कर रहा है लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा है ये. अब मान लीजिए कोई कंपनी है विच इज अ पार्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल, देयर इज अ लाइक ट्विटर इंडिया. अभी ट्विटर को लेके काफी कुछ हुआ. अब ट्विटर का ऑफिस इंडिया में, दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. व्हाट हैपेंड? बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ने लगा, उन्होंने अपना इंडिया का ऑफिस बंद कर दिया, वो चले गए बाहर immediately. They don't want to stay here because of other reasons, the external factors, the externalities की अगर हम बात करें. क्या हुआ? ऑफिस बंद, जॉब बंद. भाई वो हाँ जो काम कर रहा है, और जॉब सिर्फ आप मैनेजरियल लेवल पे मत देखिए. आप अगर जॉब देख रहे हैं तो आप उस पियोन को भी देखिए जो पानी पिला रहा है, सफाई कर रहा है. उस बिल्डिंग के दूसरे जो वर्कर्स हैं उनकी भी बात होगी, जूनियर लेवल की भी बात होगी, मिडिल मैनेजमेंट की बात होगी. तो इतने सारे लोगों का जॉब, वो हायर मैनेजर, जो हायर लेवल मैनेजमेंट है उनसे वो बड़ी बड़ी कंपनीज कह देते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ यूएस आ जाइए, विल बी ऑल द एक्सपेंसेस, यू वर्क देयर. बट व्हाट अबाउट दैट क्लीनर और दैट डेली वेज पियोन हु इज वर्किंग देयर? उसकी तो जॉब गई, वो तो अमेरिका शिफ्ट नहीं हो सकता ना, वो तो खुद को रिलोकेट नहीं कर सकता. So this is again an outcome of this, and poverty and unemployment. Now why we are saying poverty and unemployment? जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाएगा, और प्रोवाइडेड दैट हम उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अपना स्किल या जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको और ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, या हम अपने वर्किंग स्किल्स को, अपने वर्कफोर्स के स्किल्स को और ज्यादा एनहांस नहीं करेंगे, ये आएगा. क्योंकि कंपनीज इंडिया क्यों आए? चाइना जाते हैं, हर कोई चाइना जाता है. इन स्पाइट ऑफ ऑल द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट वुहान एंड कोविड एंड एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑफ दैट कंपनीज, शुरुआत में तो सबने एक नैरेटिव चलाया चाइना के अगेंस्ट, लेकिन कोई भी 2-4 कंपनीज निकली, लेकिन मेजॉरिटी स्टिल स्टेज देयर. क्यों? क्योंकि चाइना में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो इजीली अवेलेबल है. इंडिया का प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है उस क्वांटिटी में, उस वेज पे जैसा चाइना में अवेलेबल है. इसलिए कंपनीज चाइना जाती हैं. उनको कोई चाइना में कुछ स्पेशल थोड़ी मिल रहा है कि वहाँ नूडल्स अच्छे हैं या जो है वो सूप्स अच्छे मिल रहे हैं. नो, दे आर जस्ट गोइंग बिकॉज ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स. और हम अब बात करने लगे स्किल इंडिया एंड ऑल दैट थिंग्स. लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ जॉब चले जाना नहीं है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी. और ये सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है ना, ये वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, और अगर स्किल का या स्किल वर्कफोर्स का पूल जो है वो एक्सपैंड नहीं होगा, ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी. जब ये हो रहा है तो व्हाट इज द आउटकम? इनइक्वालिटीज ऑफ wealth. Inequalities of wealth, obviously. If there will be more poverty, more poor people, or more unemployment, the rich will get. And the impact of the one line impact of globalization is the growth of capitalism, and the outcome of capitalism is that the rich becoming richer and the poor becoming poorer. अल्टीमेटली ये इनइक्वालिटीज की जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, ये इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ का बेसिक मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ऑन इन द रिचर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. सिंपल, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू ओवर दिस. एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है दैट देयर इज accumulation of inequalities of wealth का मतलब ये नहीं है कि wealth is unevenly distributed. Wealth is and that distribution curve is heavily skewed. It is heavily skewed towards the richer people. भाई सीधी बात है, मान लीजिए कि भारत में एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है. वेल एंड गुड. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना मंथली टैरिफ 10 रुपए से बढ़ा दिया. लगेगा ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रुपए तो ठीक है सर, क्या हो गया उसमें.
लेकिन अब आप देखिए क्या हुआ, 30 करोड़ सर्विस, 30 करोड़ यूजर्स हैं उस कंपनी के अगर इंडिया के अंदर, तो एक महीने में 300 करोड़ रुपए होते हैं और एक साल में 3600 करोड़ रुपए होते हैं। तो एक साल के अंदर क्या हुआ, क्योंकि वो कंपनीज, ये जो इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, या जो इसका आउटकम है, नेगेटिव आउटकम है कि इंक्रीज्ड कैपिटलिज्म, इसकी वजह से क्या हुआ, एक साल के अंदर मोस्टली, अब जाहिर सी बात है ना, 30 करोड़ यूजर्स हैं तो मोस्टली उसमें मिडिल क्लास होगा या रिचर क्लास तो वैसे ही बहुत लिमिटेड है। तो लेट अस अज्यूम कि उस 30 करोड़ में से 25 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या पुअर सेक्शन में है। मोबाइल फोन तो आज के टाइम पे इट्स मोर देन अ नेसेसिटी। तो इन जस्ट वन गो व्हाट हैपेंड, 3600 करोड़ रुपए उठा। अगर 25 करोड़ भी लेते हो तो 250 करोड़ इंटू 10, 3000 करोड़ रुपए गरीबों से उठा और वो जाके एक कंपनी में एक्यूमुलेट हो गया। दिस इज व्हाट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज। कहने को उधर लगेगा कि just by increasing 10 rupees, the company has accumulated a wealth of 3600 crore rupees in 1 year. By increasing 10 rupees a month. This is the outcome. तो ये exchange of ideas का मतलब सिर्फ ये नहीं कि exchange of good ideas. Exchange of these kind of ideas also is it's happening. Now, if we see about the overall outcome of the reforms, no doubt our performances during these years have been a mixed bag. That's true. And डेवलपमेंट देखा है, देखो इसमें कोई इसमें शक नहीं है कि चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस हुए हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, एंड बट समवन टोल्ड मी everything said before a but is useless. We have seen quantitative changes, we have seen qualitative changes, we have seen positive impact, but we are not able to adjust, still we are not able to adjust with the growing pace of globalization. और जो उसका ह्यूमेन फेस है हम उसको तो समझ ही नहीं पाए या वो हम उसको ऑप्ट नहीं कर पाए। इसकी वजह हम यहाँ पे देखेंगे।